हेलो, वेलकम टू शीतल शर्मा क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री, जो कि एमएससी लेवल के लिए है और आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स बी स्टार्ट। सो क्वांटम केमिस्ट्री, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्वांटम केमिस्ट्री होती क्या है ना। तो हम ये कहेंगे क्वांटम केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब जो उस मैकेनिक्स में जो कि केमिकली प्रोसीड हो रही हो। ओके, क्वांटम केमिस्ट्री को हम मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिज्म भी कहते हैं। आपको पता लग गया ना क्वांटम मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिज्म हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारी फोकस करती है क्वांटम मैकेनिज्म्स की केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल सिस्टम पर। अब इससे हमें ये क्वांटम केमिस्ट्री में क्यों यूजफुल है केमिस्ट्री के अंदर, तो हम पढ़ते हैं कि इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स पता लगते हैं और मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स पता लगते हैं बाय यूजिंग स्कॉन्जर्स वेव इक्वेशन। स्कॉन्जर्स वेव इक्वेशन हमारे एक सेंट्रल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आने वाली वीडियोस में हम इसका स्टार्ट ही स्कॉन्जर्स वेव इक्वेशन से करेंगे। इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है उसे हम कैसे क्वांटाइज्ड करते हैं, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी और मॉलिक्यूलर स्टेट कैन बी ऑब्टेन्ड। हमें मॉलिक्यूलर स्टेट पे कैसे ऑब्टेन हो सकती है, और ये हमारी किस किस फॉर्म में आप देख सकते हो। जैसे कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। इसके अंदर आप पढ़ के भी आए होंगे बीएससी लेवल पर कि ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटिंग स्टेट, जिस इनके अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं उसके बेस पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स का डिटर्मिनेशन होता है, उनके कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का डिटर्मिनेशन होता है, उसके फीचर्स पता लगते हैं और हमें ये पता लगता है कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है केमिकली। तो हमारा जो टॉपिक है एमएससी का फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम है। तो आज से हम यही स्टार्ट करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम है, तो लेट्स बी स्टार्ट। अब पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम में यहाँ मैंने पॉइंट वाइज सारे लिख रखे हैं, आपको डिट्टो सेम टू सेम या फिर अपने मतलब समझ के आप कुछ भी थोड़ा सा ऐड करके आप यही लिख के आ सकते हैं, ये एकदम करेक्ट है और एमडीयू में ऐसे ही लिखना है। अगर आप एमडीयू यूनिवर्सिटी में तो आपको पता ही है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 पेज सफिशिएंट होते हैं लिखने के लिए, मतलब 4 पेज मतलब आप जैसे नंबर डालते हो ना पेज वाइज, 1 पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज, 4 पेज बहुत सफिशिएंट है 8 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम। देखो, physical state of the system at any time t can be determined the wave function psi। इसमें मैंने आपको बस एक इंट्रोड्यूस करा है टाइम t एंड एक हमारा जो वेव फंक्शन रहेगा वो psi रहेगा। जो हमें जो psi मिलेगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, स्कंजर्स वेव इक्वेशन से हमें ये ऑब्टेन्ड होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था स्कंजर्स वेव इक्वेशन हमारी एक सेंट्रल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें psi मिलेगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं, जो हमारा साई है ये हमारा वेव फंक्शन है ना, और इसके ही अकॉर्डिंग इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो भी हमें इन्फिनाइट सिंगल वैल्यू और कंटिन्यूअस वैल्यूज पे हमें ऑब्टेन होंगे, जिसको हम x मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है हमारी पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम का थर्ड पॉइंट है probability of finding a particles at particular point is given by। देखो, जो मैं अभी बता रही हूँ हो सकता है आपको समझ ना आए, बट लिखने के बेस से मैं समझा रही हूँ कि जो स्टार्टिंग आपके माइंड में रहना चाहिए कि हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं और हम उसे कैसे ध्यान रख सकते हैं, उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इन्हीं क्वांटम्स को मैं थोड़ा पोस्टुलेट्स को मैं और डिटेल में बताने वाली हूँ, तो बट फिलहाल अभी आप इतना ही पढ़ें। देखो,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल्स एट पर्टिकुलर बॉक्स इज गिवन बाय, देखो हम आपको चलो ठीक है थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ, आप कैसे कर सकते हैं इसे। मैंने आपको ये एक एग्जांपल दे दिया है, जैसे एक बॉक्स है उसके बीच में मैंने एक सेंट्रल मिड सेपरेशन कर दिया है। मैंने एक बोला है कि मेरे लेफ्ट पार्ट में, इस डायग्राम के लेफ्ट पार्ट में मैंने कुछ पार्टिकल्स इन्वॉल्व कर दिए हैं। अब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर पार्टिकल्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एट गिवन पॉइंट पे। तो हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा P इक्वल टू साई का स्क्वायर एट द पॉइंट, और साई स्क्वायर को हम खोलेंगे तो P इक्वल टू साई स्टार और साई। आपको इससे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर हमारा साई एक्स है ना, तो उसका P स्टार और साई करेंगे तो हमारी जो साई की सेकंड वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, जो हमारा साई है कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड होता है, इसलिए हम इसे लिखते हैं। ये वाली टर्म भी आपको बाद में पता लग जाएगी कि मैंने ये कहाँ से करा है, उसको मैं आगे में भी समझाने वाली हूँ आपके नेक्स्ट पॉइंट्स में। बट अभी फिलहाल बस आप अपने माइंड में डाल लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल्स इन अ स्मॉल वॉल्यूम इन एलिमेंट्स और इंटरवल इज गिवन बाय। अगर हमें पार्टिकल्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में निकालना है तो उसके पीछे साई स्टार, साई और डी टाउ इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम टाउ इंट्रोड्यूस करते हैं इसको। ओके, एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर हमें पार्टिकल्स हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरवल्स में निकाल देना है तो हम इसके आगे इंटीग्रेशन का पार्ट लगा देते हैं। आप यहाँ तक कवर कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट या फिर व्हाटएवर डाउनलोड वगैरह जो भी करना है कर लीजिए आप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा, द एक्चुअल वेव फंक्शन इज दैट द वेव फंक्शन विच गिव्स 100% इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम प्रोबेबिलिटी इज 1। हमने पीछे आपको पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी का क्या था कि हमने इंटीग्रेशन कर दिया, साई स्टार साई और डी टाउ लगा दिया। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आती है इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर रख के तभी हमारा जो फंक्शन है हमारा एक्सेप्टेबल होगा, वरना ये फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, अब ये हमारी इस कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। जो आपको एक्सेप्टेड लिखा हुआ है ये वाला, तो इसको हम नॉर्मलाइजेशन फंक्शंस, वेव फंक्शंस कहते हैं। ये भी आपको नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में आपको मिलेगा। एंड लेट्स वी मूव फ्रॉम फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे हम मूव करते हैं तो हम हार्मन्स इक्वेशन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ते क्या है, दो जो फिजिकली ऑब्जर्विंग क्वांटिटी होती है कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय मीनिंग ऑफ हार्मेंटेशन, हर्मिटेन ऑपरेटर्स के बेस पे भी हम करते हैं। जैसे कि हमने एक ऑपरेटर लिया, ए ऊपर साई वो लगा दिया, एरो लगा दी, इस सेट टू बी एन हर्मिटल ऑपरेटर, इसे हम हर्मिटल ऑपरेटर कहते हैं। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई प्रॉपर्टीज के अंदर तो भी हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस हर्मिटल ऑपरेटर को भी हम थोड़ा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बस एक छोटे से पॉइंट में आपको दिखाया है कि हमने इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या आए हैं हमारे। जो भी मैं आपको नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन बताया या फिर हर्मिटल ऑपरेटर बताया है, ये से हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। जनरली आपका मैं इसलिए बता रही हूँ बस फिलहाल स्टार्टिंग में कि आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है ऐसे भी मिल सकता है, व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम में आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता सकते, 8 मार्क्स के लिए आपको सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे, इसमें छोटे छोटे एक्सेप्शंस में आपको दिया हुआ है। ये भी 8 मार्क्स का आपको मिलता है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए मैं सेपरेटली इसे मैं बता रही हूँ, आगे जाके मैं इसको डीपली भी बताऊंगी।
क्वेश्चन नंबर पोस्टुलेट नंबर 6 हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशंस को दिखाता है। आइगन वैल्यू इक्वेशंस में हमारी जनरली क्या होती है? द मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ जनरेट सम definite value which are known as a eigen value, characterized value or a specific which can be obtained by the eigen value equation। eigen value equation क्या होती है? a psi is equals to a psi। इसे हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ये a आती है, a की वैल्यू आती है, ये eigen वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट है द वेव फंक्शन साई विच फॉलोज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। और जो वेव फंक्शन साई इस ए को फॉलो करता है उसे हम आइगन फंक्शन कहते हैं। ये हमारा 6 पॉइंट है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा आइगन वैल्यू हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। जैसे हमने ऑपरेट किया एक फंक्शन, आपको दिख रहा होगा शायद, हमने एक ऑपरेट किया ऑपरेटर ए विच फॉलोज द इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन ऑपरेटर। जिस वैल्यू पे, जैसे आइगन वैल्यू होती है, आइगन फंक्शन होता है, आइगन ऑपरेटर होता है, तीन चीज होती है। आइगन ऑपरेटर मतलब जिस वैल्यू पे हम आइगन को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि डी बाई ऑफ डी एक्स ई इक्वल टू डी एक्स, इसका डी बाई ऑफ डी एक्स करा तो हमारी जो टर्म आती है वो 2x हो जाती है। ओके, तो जो ये वाली इक्वेशन है ये तो हमारी सेटिस्फाई कर रही है आयरन फंक्शन को, बट यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही। वैसे नॉर्मली आप देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं जो आयरन फंक्शन हमें, मतलब जिस फंक्शन से हम यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वही फंक्शन अगर हमें रिपीटेड मिल जाए तो वो आयरन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमारा डी बाई डी एक्स और साइन एक्स है, साइन एक्स का हमने डी बाई और डी एक्स करा तो हमें माइनस कॉस एक्स मिला, मतलब हमें यहाँ साइन नहीं मिला यहाँ पे, तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमारा आयरन वैल्यू या आयरन फंक्शन नहीं है ये वाला। सेम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हम पढ़ते हैं कि हम एवरेज फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे हमने ए का फाइंड करा था पीछे, एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है ये, इसका हम एक्सपेक्टेशन एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि इसका कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो कि इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ का एवरेज पार्टिकल से एवरेज वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, उस तरीके से हम उसका एवरेज पार्टिकल्स फाइंड करते हैं, तो हमारी उसकी इक्वेशन हमारी ये हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 8th जो हमने टाउ के लिए यूज करा था, जो हमारा टाउ होता है वो काफी चीजों के लिए यूज होता है। पार्टिकल्स इन बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑपरेटर, हाइड्रोजन एटम्स एंड रिग्ड बॉडी रोटेटर्स के लिए यूज होता है। ये हमारा पोस्टुलेट्स 8 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ यहाँ पे कर देती हूँ। जैसे हमारा सिस्टम है, अगर हमें पार्टिकल्स इन अ बॉक्स लिया है, अगर हमारा कोई सिस्टम है वो हमारा पार्टिकल्स इन अ बॉक्स लिया है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी 0 to L रहेगी। हमारा जो पार्टिकल इन अ बॉक्स हमारा 1D 2D और 3D में रह सकता है, तीनों में से किसी में भी आ सकता है। बट नॉर्मली हमारा एमएससी लेवल पर 1D और 2D मिलता है, 3D हमारा आईआईटी नेट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा मिलता है। तो 1D के लिए हमारी जो वॉल्यूम एलिमेंट रहेगी वो डी टाउ रहेगी, 2D के लिए डी एक्स और डी वाई रहेगी, 3D के लिए डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो लिमिट रहेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रहेगी। जैसे कि हम किसी भी फंक्शंस पे हम ऑपरेट करेंगे तो ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन से ऑपरेट करेंगे। ऐसे ही इसके अंदर 0 to L ऑपरेट करेंगे, इसे हम आगे आने वाली वीडियोस पे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही रिग्ड बॉडी रोटेटर का भी होता है, ये साई टू 0 0 to साई हमारा ऑपरेट होता है। इसके अंदर जो रिग्ड बॉडी रोटेटर के अंदर जो फंक्शन होता है वो साई का होता है, वो 0 to 2 पाई चलता है। इसके अंदर जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो डी साई होता है। ओके, ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के अंदर हमारे 4 फंक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, आर साई और आर थीटा एंड साई। आर की जो वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू 0 to थीटा रहती है, और इस थीटा की सॉरी आर की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी रहती है, थीटा की 0 to पाई रहती है, एंड साई की 0 to 2 पाई रहती है। तो ऐसे ही इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो इक्वेशन आती है हाइड्रोजन वेव फंक्शंस की, वो हमारी आर का स्क्वायर डी आर साइन डी थीटा और डी साई आती है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसकी पूरी पूरी डेरिवेशन है। हाइड्रोजन के लिए, रिग बॉडी के लिए, एसएचओ के लिए, पार्टिकल्स इन अ बॉक्स के लिए एक डेरिवेशन मिलती है, उसके ही जरिए ये ऑपरेट होते हैं।
फिलहाल ये सिर्फ आपको पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम के अंदर ही इंट्रोड्यूस करके लिखना है। और कैसे लिखना है आप देखो, मैंने जो आपको दिखाया है उसमें बड़े बड़े पेज, 3 पेज कवर हो रहे हैं। और आप यूनिवर्सिटी के तो पेज देखते ही हैं कैसे हैं कि वो आपकी 4 पेज 4.5 पेज आराम से ले जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ मैं, इतना सफिशिएंट है, इतना लिखने पे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।